दर्शाता है कि आज के समय पे देश के अंदर अगर बहन बेटियां माएँ अपना इंसाफ के लिए सड़क पे उतर रहे हैं तो उनकी जो जज्बा है, उनका जो लड़ाई है, उनका जो संघर्ष है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि अगर किसी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज है तो ये तो हमारा कानून कहता है कि वो ऐसा नहीं है कि जो अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी आरोप है उसको इमीडिएटली पहले तो अरेस्ट करने की जरूरत है। पहले तो इस पे पॉस्को एक्ट लगा है, पुलिस को एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करने की जरूरत है, उनको अरेस्ट करने की जरूरत है। हम लोगों का समर्थन तब भी था, हमारा समर्थन अभी भी है। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। दिल्ली जंतर मंतर 22वां दिन, पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज हम यहाँ पे इसी धरना प्रदर्शन का मुआयना करने आए थे, जहाँ पे आज हमें जेएनयू की छात्र संघ की अध्यक्ष यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं और वो भी पहलवानों के समर्थन में यहाँ उपस्थित हुई हैं। आइए जानते हैं उनकी विचारधारा के बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ अखबार के। शुक्रिया। पहला सवाल, 22वां दिन पहलवानों का समर्थन, सरकार चुप है, इसके ऊपर क्या कहना आप? ये बात दर्शाता है कि आज के समय पे देश के अंदर अगर बहन बेटियां माएँ अपना इंसाफ के लिए सड़क पे उतर रहे हैं तो उनकी जो जज्बा है, उनका जो लड़ाई है, उनका जो संघर्ष है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां वो सड़क पे उतर के 22 दिन से इस बात को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको न्याय की मांग है। और ब्रजभूषण जिन्होंने ये तरीके का हिंसा किया है, यौन हिंसा किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, उनको जेल के पीछे डालने का, लेकिन सरकार का तमाम सारी चीज़ों के बारे में उनका जो प्रेस ब्रीफ है, ये सारे है स्टेटमेंट्स आगे। इसमें गिरफ्तारी की मांग, एफआईआर की मांग हुई थी, एफआईआर दर्ज हुआ, दोनों कॉपियां यहाँ उपस्थित हो गई। अब आगे का जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मुजरिम मुलजिम में फर्क होता है, जाहिर सी बात है, जब वो कोई साबित होगा फिर वो मुजरिम होगा, अभी मुलजिम है वो। तो अभी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ नाराजगी, ये किस विषय की ओर दर्शाता है? बात ये है कि अगर किसी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज है तो ये तो हमारा कानून कहता है कि वो ऐसा नहीं है कि जो अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी आरोप है उसको इमीडिएटली पहले तो अरेस्ट करने की जरूरत है और फिर जो कंप्लेनेंट है उनका सुनवाई करने की जरूरत है और केस की सुनवाई करने के बाद एक निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या हुआ है। पॉस्को एक्ट जैसे एक्ट लगा है ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद पॉस्को एक्ट लगने के बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये संगीन चीज़ है सोचने की कि आने वाले समय में अगर पॉस्को एक्ट किसी पे लगेगा तो क्या उसको इसी तरीके से वो बाहर घूम सकता है, इसी तरीके से उसके पास इतना इम्प्यूनिटी होगा, पावर होगा कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और यहाँ पे देश का सरकार, पुलिस, सब कोई चुप रहेगा क्योंकि पावर में जो धुंधले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है हमारे देश के अंदर। अगर अभी वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपने वीडियो के जरिए ये बताने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, अगर मैं गलत साबित होता हूं, अगर मैं दोषी साबित होता हूं तो आप मुझे फांसी पे लटका दे। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बात ये है कि अगर वो कुछ भी नहीं की है, मान लेते हैं, बात ये है कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रूफ करेगा ना कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, एविडेंसेस प्रूफ करेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो लगातार एविडेंसेस ही मांग रहे हैं। बात ये है कि वो पहले से क्यों बोल रहे हैं? लॉ का काम करेगा, पुलिस का काम करेगा। तो ये चीजें पहलवानों को भी समझनी चाहिए ना। तो पहलवान समझ रहे हैं, उन्होंने क्या चीज बोला है कि हम एविडेंस देने के लिए तैयार है। हम बोल रहे हैं कि पहले तो इस पे पॉस्को एक्ट लगा है, पुलिस को एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करने की जरूरत है, उनको अरेस्ट करने की जरूरत है। आप बता दीजिए, कोई भी केस उठा के देश भर के अंदर अगर किसी पे पॉस्को एक्ट लगता है, क्या उसको खुलेआम बाहर घूमने दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। तो ब्रजभूषण सिंह क्या ऐसे इंसान है? क्योंकि हमारे कानून के सामने सब कोई समान है इस देश के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम नागरिक हो, अगर सब कोई समान है तो ब्रजभूषण सिंह ऐसा कौन से इंसान है जिनको गिरफ्तारी करने में पुलिस को इतना झिझक हो रही है? इतना क्या पावर है उनके पास कि जो सारे देश भर में आवाज उठ रही है आज के समय पे? बीजेपी का जो सरकार है, बीजेपी के जो मंत्रालय है, वो डर रहे हैं कि उसको हम लोग किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते। और ये जो बात बार बार की जा रही है कि मैंने, ब्रजभूषण सिंह ने एक वीडियो के अंतर से ये भी बताया है कि मैंने तो एक बार ही मर्डर किया है, मैंने एक ही इंसान का मर्डर किया है। एक इंसान खुले आम, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है, खुले आम ये सारी चीजें अभी भी बोल रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है। वो एक मिनिस्टर है, वो एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, वो एक जनता की आवाज बन के बैठे हैं और अगर जनता सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं उनके आसपास रहने से या उनके जो करतूत है उनसे, ये तो जनता निर्धारित करेगी। जनता निर्धारित कर रही है और सर्वाइवर्स जो है, अगर जनता निर्धारित है, जो कंप्लेनेंट्स है, जिनके खिलाफ यौन हिंसा हुई है, वो बार बार आके इस बात को बाहर बोल रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट आज चल
चल रहा है, ये प्रोटेस्ट अब अचानक से नहीं शुरू हुआ है, ये इसका पीछे का जो अगर हम लोग देखें कि 6 महीने से चल रहा है। जनवरी में शुरुआत हुई थी इसकी। जनवरी में शुरू हुआ है और तब से ये खिलाड़ी बोले जा रहे हैं कि उनको उनके पद से हटाया जाए, कि बात एक इंसान का नहीं है, एक घटना की नहीं है। तमाम सारे ऐसे कंप्लेनेंट्स। जब ये सारी चीजें मैं सोचता हूँ और कई भी लोग सोचते हैं तो मन में एक चीज जहन में आता है कि सारी चीजें मान लेता हूँ, सब चीजें मान लेता हूँ, लेकिन जब जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी तब उस टाइम इस आंदोलन को इतना जोर शोर क्यों नहीं दिया गया था? और अभी जो आप जैसे जेएनयू से आई है, कई ऐसे संगठन है, कई ऐसे गांव के लोग हैं, किसान हैं, वो लगातार आके समर्थन कर रहे हैं। जनवरी में ऐसा क्या हुआ तो आप लोगों का समर्थन इनके पास तक नहीं पहुंच पाया था? हम लोगों का समर्थन तब भी था, हमारा समर्थन अभी भी है। बात ये है कि तब भी खिलाड़ी ये बात को बता रहे थे कि वो एक न्याय चाहते हैं और वो छोटे समय के लिए वहाँ पे बैठ के न्याय की मांग कर रहे थे, जिसमें कमेटी बैठा दी गई थी और उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको न्याय मिलेगा। जब न्याय नहीं मिल पाया, उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया कि प्रोटेस्ट किया, लोगों के पास अपने लेटर्स भिजवाए, मेमोरेंडम भिजवाए, उसके बावजूद भी उनको जस्टिस नहीं मिल पाया। तो अब वो लोग एक बड़े तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ जेएनयू से आने के लिए नहीं। मैं एक महिला हूँ, एक छात्रा हूँ और ये मुझे बहुत दुख पहुंचाती है कि आज हमारे पहलवान जो बेटियां हैं वो सड़क पे उतर के 22 दिन से अपनी संघर्ष लड़ रहे हैं और सरकार यहाँ पे तमाम सारी चीजें कर रही है, कैंपेन्स में जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन एक बार भी कोई आके इनसे मिलके नहीं गए ये आश्वासन देते हुए। पीटी उषा, अनुराग ठाकुर, कई लोगों ने ऐसा बयान जारी किया कि आप आके इसके आंतरिक रूप से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं, जो जिस चीज से आपको ठेस पहुंची, सब चीजों को हम करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से करेंगे। इससे आप अनुशासनहीनता की दृष्टि से ना करें, जो कि खेल जगत के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? खेल जगत के लिए दुर्भाग्य की ये बात है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो एक सेक्सुअल हैरेसर है, वो एक बलात्कारी है। ये खेल जगत के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मतलब देश भर में सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया भर में आज हमारा नाम बदनाम हो रहा है कि जो लोग पावर पोजीशन में बैठे हुए, जो लोग फेडरेशन को चलाते हैं, वो लोग सेक्सुअल हैरेसर्स हैं और बाकी महिलाओं के साथ वो किस तरीके से बर्ताव किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे साथी 20 दिन के ऊपर बैठने के बाद भी हमारे सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जनवरी से बैठने लेने के बाद भी अभी पीटी उषा को इस मंच में क्यों आना पड़ा ये बोलने के लिए कि अंदर ही अंदर मामला सॉल्व हो जाएगा। अगर अंदर ही अंदर मामला सॉल्व होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ, अभी इतना समय क्यों लग गया? चलिए अभी हम बात करते हैं इन 22 दिनों में। 22 दिनों में कई ऐसे संगठन थे, कई ऐसे जो लोग आए थे, उनके ऊपर एक लगातार एक सवाल उत्पन्न होता रहा है कि भाई ये जो विवादित नाराएं लगती हैं, जैसे कि हमें चाहिए आज़ादी टाइप का जो नारा लगातार लगता आ रहा है, तो इसका इस मामले से, पूरे मामले से क्या मतलब बनता है? इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहिए? पितृसत्ता से आज़ादी चाहिए, ब्रिजभूषण जैसे आरोपियों से आज़ादी चाहिए, एकदम चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हम जो महिलाएं हैं, हम जब सड़क पे उतरते हैं, हम जब अपने अखाड़ों में जाते हैं, हम जब खेल स्पोर्ट्स में जाते हैं, हमें ऐसे मर्द नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारे साथ यौन हिंसा करे। हमें ऐसे लोगों से आज़ादी चाहिए और हमारा मानना है कि हमारे जनता, जो ज़्यादातर जनता है, वो हमारे साथ खड़े हैं। वो भी चाहते हैं कि एक दो लोग ऐसे जो घिनौने हरकतें करते हैं और पावर पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया जाता है। यही अगर कोई भी दूसरा इंसान होता, आम कोई जनता होता, उसको घसीट के पुलिस उठा के लेके जाता। लेकिन हम आज यही पूछ रहे हैं कि ऐसे पावर पोजीशन में बैठे हुए लोग, जिनको एकदम पावर का एक इम्प्यूनिटी मिलता है, पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी उनके साथ आज के समय पे खड़े हैं और हमारे खिलाड़ियां यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि कैसे हम पूरे ऐसे देश भर में, क्या हमें ऐसे लोगों से आज़ादी नहीं चाहिए? क्या हमारे पास ये हक नहीं होना चाहिए महिलाओं के पास कि अगर हम लोग खेल में जा रहे हैं, हम एकदम अपना मन लगा के उसमें खेल में कॉन्सेंट्रेट कर पाए, ना कि बार बार हमें सोचना पड़े कि जो हमारा कोच होगा या जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट होगा वो कल आके हमें हैरेस कर सकते हैं। हमें ऐसे लोग आसपास नहीं। आपको क्या ऐसा सच में लगता है कि भारत की वर्तमान स्थिति में लड़कियां असुरक्षित हैं? बात है कि लड़कियां सुरक्षित तब होंगे, क्योंकि उदाहरण के तौर पे आप स्वयं को ले लीजिए, आप दिल्ली के भारत की राजधानी में उपस्थित हैं। अगर बात आपके सुरक्षा के ऊपर होती तो आज आपका आवाज, आप जेएनयू की एक रेप्यूटेड पोस्ट पे हैं, आप वहां की छात्र संघ की अध्यक्ष, अगर लड़कियां असुरक्षित होती तो आज आपकी आवाज दिल्ली की राजधानी में कैसे गूंजती? इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये है कि अगर कोई हिंसा मेरे साथ नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी महिलाओं के साथ नहीं हो रही है। दिल्ली के अंदर हर दिन यौन हिंसा के कितने रिपोर्ट केस होता है, ये हमें सबको पता है। साक्ष्य बात ये है कि ऐसा नहीं है कि यौन हिंसा
बहुत सारे समय पे इंटरनली सॉल्व नहीं किया जा सकता है या हम लोग एड्रेस नहीं करते। बात है कि जब भी हम लोग हैरेसमेंट किसी भी तरीके का फेस करते हैं उसको एड्रेस किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग ने भी नहीं फेस किया है। बात ये है कि जब वो अंदर ही इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जब मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हिंसा करने की कोशिश करेगा और यूनिवर्सिटी उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अगर पुलिस उसको कार्रवाई नहीं कर पाएगी तो मुझे सड़क में उतरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रही है। बात ये है कि बहुत सारे महिलाओं के पास ऐसे आवाज नहीं है या सपोर्ट करने के लिए सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाते हैं। ये बात को भी समझने की जरूरत है। जाहिर सी बात है। फिर एक मन में ये सवाल आता है कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नए वायदे करता है, एक सुरक्षित एक मोटिव दिखाता है, तो अभी जमीनी स्तर से आपको वो कैसा लग रहा है? ये सबके सामने मतलब है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे लगने के बाद आप इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, स्कॉलरशिप्स देख लीजिए। बेटियों के नाम पे स्कॉलरशिप्स ना बने हैं ना बढ़ाए गए हैं। बेटियों के साथ हिंसा हो रही है तब नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। लेकिन अभी 2 महीने बाद अगर विनेश फोगाट जी, साक्षी मलिक जी मेडल लेके आ जाएंगे तो उनके लिए लैविश डिनर लग दिया जाएगा। वहाँ पे फोटोग्राफी का पूरा एकदम माहौल बन जाएगा कि हमारे देश को एकदम कहाँ पहुंचा रहे हैं ये खिलाड़ियां। और पहले भी मोदी जी ने बताया है ना कि इनको निराश नहीं होने की जरूरत है, खेल में इनका पूरा मन लगना चाहिए, पूरा सरकार इनके साथ है। हम ये पूछना चाहते हैं, आज ये अपना खेल को सैक्रिफाइस करके यहाँ पे उनको बैठना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करके उनको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। कौन सा देश का प्रधानमंत्री ऐसा होता है जो चुप रहता है, जहाँ पे उनके खुद के खिलाड़ी जो उनका देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनको ये सारे तमाम सारे शोषण फेस करना पड़ रहा है। आक्रोश किसके खिलाफ है? आक्रोश इस चीज सिस्टम के खिलाफ है। एक सिस्टम जो बहरी हो चुकी है, एक सिस्टम जो अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रही है, और वो सरकार जो सिस्टम को हेल्प कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप अपनी आवाज को, अपनी जो भी आपने कहा बहुत सटीक कहा और उचित कहा, उस पर विचार किया जाए। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके धन्यवाद। ये आईसी घोष थी जो कि जेएनयू की छात्र संघ की अध्यक्ष थी, हमारे साथ जुड़ी थी, और आपकी मन की बात जो कि उनकी पीड़ा थी और लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी, उनके लिए यहाँ पे उपस्थित होकर वो पहलवानों के समर्थन में उपस्थित हुई थी। बाकी खबरों के लिए बने रहे शुभम पाठक के साथ। कैमरामैन अनिरुद्ध, धन्यवाद।